हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न गुरु आशीष में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एएलपी का फॉर्म आ करके फिल हो करके क्लोज़ हो चुका है। टेक्नीशियन का फॉर्म आ के फिल होके क्लोज़ हो चुका है। और अब रिसेंटली आपको सबको पता है, मैंने चैनल पे भी वीडियो अपलोड कर दिया है कि अभी आरपीएफ का कांस्टेबल और एसआई का भी फुल नोटिफिकेशन आ चुका है। मैंने आपको पूरा ब्रीफ में डिस्क्राइब किया है, आप चैनल पे जाके देख भी सकते हैं नोटिफिकेशन में क्या क्या है। तो इतने सारे रेलवे के वैकेंसीज आ चुके हैं। अब आपका आरपीएफ का एसआई और कांस्टेबल का भी आ चुका है। और रेलवे में साइंस का कितना ही वेटेज रहता है, आप अगर एग्ज़ाम दिए हैं तो आपको पता ही होगा। अगर जो न्यू है, जो पहली बार देंगे, तो आप समझ जाइए कि साइंस बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है रेलवे के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो प्रीवियस में भी साइंस के वीडियोस अपलोडेड है, आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। और वो सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पूछे गए सवाल ही हैं। और अभी भी यहाँ पे इस चैनल पे आपको रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, साइंस के महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग कराने जा रहे हैं और करवाएंगे। सो आप जुड़े रहिए हमारे चैनल लर्न गुरु आशीष के साथ, ताकि आपकी तगड़ी प्रिपरेशन हो सके। और करंट अफेयर्स, जीके, इसके लिए भी आपको घबराना नहीं है। आप अगर चैनल पे विज़िट करेंगे तो आप देख सकते हैं काफ़ी करंट अफेयर्स के भी वीडियोस अपलोडेड हैं, डे बाय डे वीडियो अपलोडेड है। सो आपकी तैयारी जीके, जीएस, साइंस, कंप्यूटर, हिस्ट्री सबका तगड़ा होने वाला है। सो अगर आप पूरा तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लर्न गुरु आशीष को। यहाँ पे आपको हर एक क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही करवाए जाएंगे और करवाते हैं। अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो कंजूसी ना करिए, दिल से जुड़े हमारे चैनल लर्न गुरु आशीष के साथ। सो दोस्तों, पूरा वीडियो देखिए, ठीक है, बीच में स्किप मत करिए, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर एक भी क्वेश्चन स्किप करेंगे वीडियो देखने में और कहीं वही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ गए तो फिर, इसीलिए पूरा वीडियो देखिए। ऐसे भी हमारे चैनल पे आप जाके देख सकते हैं, कोई भी फालतू का लॉन्ग ड्यूरेशन वीडियो नहीं रहता है, एकदम शॉर्ट रहता है, 10 मिनट, 12 मिनट, 8 मिनट, 9 मिनट। और अगर फुल डिस्क्रिप्शन कभी अगर कुछ ज़्यादा क्वेश्चन करा रहे हैं तो फिर आपको, या कुछ नोटिफिकेशन बता रहे हैं, तब वो मोस्टली 20 या 28 मिनट का, 28-29 मिनट का, या फिर हाफ एन आवर का होता है। सो गाइस, नो फालतू बकवास, ओनली इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराना है, ठीक है। सो हमारे इस चैनल पे लर्न गुरु आशीष पे नो फालतू का बकवास, ओनली कराना है क्वेश्चन खास, ठीक है। नो फालतू का बकवास, कराना है महत्वपूर्ण क्वेश्चन खास। सो हमारे चैनल पे नो फालतू का बकवास, कराना है क्वेश्चन खास, ठीक है। तो जुड़िए हमारे चैनल लर्न गुरु आशीष के, आज ही फॉलो कर लीजिए हमारे चैनल को, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत चला जाए। तो गाइस, और अगर हमारा वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छा लगता है तो एक लाइक कर सकते हैं, कंजूसी मत करिए, दिल खोल के लाइक करिए। और हम, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इन्फॉर्मेशन और पढ़ाई से रिलेटेड ही है। जब आप आलतू फालतू के में सब्सक्राइब कर लेते हैं तो ये तो पढ़ाई से रिलेटेड है। सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल लर्न गुरु आशीष। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट परसेंटेज ऑफ ह्यूमन ब्लड इज प्लाज्मा? मानव रक्त का कितना प्रतिशत प्लाज्मा है? और ये भी आपको बता दें कि अब ये बाइलिंगुअल रहने वाला है क्लास, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ताकि जिनको अगर प्रॉब्लम होता है हिंदी में समझने में, उनको इंग्लिश है, और जिसको इंग्लिश में प्रॉब्लम होता है उनके लिए हिंदी में भी क्वेश्चन रहेगा। तो आप पूरा अंत तक वीडियो देखिए और आप कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। और अगर और किसी टॉपिक पे चाहते हैं
तो आप वो भी आप कमेंट करिए, अपने सुझाव दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन, व्हाट परसेंटेज ऑफ ह्यूमन ब्लड इज प्लाज्मा? मानव रक्त का कितना प्रतिशत प्लाज्मा है? ऑप्शन ए 35%, ऑप्शन बी 45%, ऑप्शन सी 50% और ऑप्शन डी 55%। द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी 55%। मानव रक्त का 55% प्लाज्मा है, ठीक है। जो हमारा बॉडी में जो ब्लड है ना, उसका अगर मान लीजिए 100% है तो उस 100% में 55% सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा है, ठीक है। बाकी का 44% रेड ब्लड सेल है, आरबीसी है, ठीक है। और जो 1% बचता है वो वाइट ब्लड सेल होता है और प्लेटलेट्स, ठीक है। और प्लाज्मा में देखिए क्या क्या वो डिजॉल्व रहता है, कंस्टिट्यूएंट क्या रहता है, वाटर होता है, इंजाइम्स रहता है, प्रोटीन्स रहता है, सॉल्ट्स रहता है और एंटीबॉडीज़ रहता है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज ऑफ ह्यूमन ब्लड इज प्लाज्मा? तो 55%, ठीक है। ठीक है, चलिए अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया? निम्नलिखित में से कौन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है? ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। निम्नलिखित में से कौन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है? ऑप्शन ए कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन बी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन सी मैग्नीशियम सल्फेट और ऑप्शन डी मैग्नीशियम ऑक्साइड। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन बी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है? ये एक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, ठीक है। चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। जापानीज इंसेफेलिटिस इज अ डिजीज कॉज्ड बाई? जापानी इंसेफेलाइटिस बीमारी का कारण है। ऑप्शन ए वायरस, ऑप्शन बी प्रोटोजोआ, ऑप्शन सी बैक्टीरिया और ऑप्शन डी फंजाई। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन ए वायरस। जापानी इंसेफेलाइटिस बीमारी का कारण जो होता है वो होता है वायरस, ठीक है। और इसके कुछ सिम्टम्स यहाँ पे दिए हुए हैं, आप लोग इसको देख लीजिएगा। चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। विच गैस इज डिजॉल्व इन सॉफ्ट ड्रिंक्स? शीतल पेय में कौन सी गैस घुली होती है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी इथिलीन और ऑप्शन डी एसिटिलीन। जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होता है, जो आप लोग कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं, उसमें कौन सा गैस डिसॉल्व रहता है? तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व रहता है, ठीक है। CO2 इन कोल्ड ड्रिंक्स। चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। टू विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म डू मशरूम बिलोंग? टू विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स डू मशरूम बिलोंग? मशरूम किस प्रकार के जीवों से संबंधित है? मशरूम किस प्रकार के जीवों से संबंधित है? ऑप्शन ए एल्गी, ऑप्शन बी फर्न्स, ऑप्शन सी फंजाई, ऑप्शन डी लाइकेंस। So the right answer of question number 5 will be option C fungi. Mushroom belongs to fungi. Now let's move into our next question. Question number 6. Which of the following is the richest source of ascorbic acid? निम्नलिखित में से कौन एस्कॉर्बिक एसिड का सबसे प्रचुर स्रोत है? ऑप्शन ए एप्पल, ऑप्शन बी कैरोट, ऑप्शन सी बीन
और ऑप्शन डी ग्वाभा। द राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी ग्वाभा। द रिचेस्ट सोर्स ऑफ ascorbic acid is guava. Guava contain 4x more vitamin C than an orange and 10x more vitamin A than a lemon. 10x 4x क्या है, ये 4 गुना है। जैसे ठीक है, गुआवा क्या करता है, विटामिन सी जो एक ऑरेंज के कंपैरिजन में 4 गुना ज़्यादा विटामिन सी कंटेन करता है एक एप्पल। ठीक है, एक आपका गुआवा अमरूद। ठीक है, और 10 गुना ज़्यादा विटामिन ए लेमन से कंटेन करता है, नींबू से। सो याद रखिएगा। चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज नेसेसरी फॉर ब्लड क्लॉटिंग। निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन सी और ऑप्शन डी विटामिन के। आप सबको पता होगा कि जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए सबसे नेसेसरी विटामिन जो होता है वो होता है ऑप्शन डी विटामिन के। अगर कहीं कट जाए तो वो जो खून का जो थक्का बन के वो जो जम जाता है, ब्लड बहना रुक जाता है, वो विटामिन के कारण होता है। अगर आपके खून में विटामिन के का कमी है तो आपका ब्लड कटने छटने पे वो कंटिन्यूअस बहता रहेगा। बट अगर आप में विटामिन के प्रचुर मात्रा में है और एक सफिशिएंट अमाउंट में है तो आपका अगर कटता है तो वो वहाँ पे ब्लड क्लॉट होना स्टार्ट कर जाता है, जिसके वजह से खून बहना बंद हो जाता है ऑटोमेटिक खुद से। ठीक है, सो फॉर दिस द नेसेसरी विटामिन इज विटामिन के। सो द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन 7 विल बी ऑप्शन डी। जो सही उत्तर है वो है विटामिन के, जो कि रक्त का थक्का बनने के लिए आवश्यक है। चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, विद द राइज ऑफ टेम्परेचर द वेलोसिटी ऑफ साउंड। तापमान के बढ़ने पर ध्वनि का वेग ए घटता है डिक्रीजेस, बी इंक्रीजेस बढ़ता है, सी रिमेन्स द सेम एक समान रहता है, या डी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर या टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में वो स्वतंत्र रहता है। तो जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 8 का वो होता है इंक्रीजेस, ऑप्शन बी। विद द राइज ऑफ टेम्परेचर द वेलोसिटी ऑफ साउंड इंक्रीजेस। तापमान के बढ़ने पर ध्वनि का वेग बढ़ता है। ठीक है, द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8 विल बी ऑप्शन बी, इंक्रीजेस। नाउ लेट्स मूव इनटू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, इन अ ट्रांजिस्टर, एक ट्रांजिस्टर में ऑप्शन ए लेंथ ऑफ एमिटर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ कलेक्टर, लेंथ ऑफ कलेक्टर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एमिटर, सी बोथ कलेक्टर एंड एमिटर हैव द सेम लेंथ, और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। ट्रांजिस्टर में क्या होता है, द राइट आंसर विल बी ऑप्शन, एक ट्रांजिस्टर में बता देते हैं आपको, एक ट्रांजिस्टर में जो क्या होता है ना, जो लेंथ जो होता है कलेक्टर का वो एमिटर के रिस्पेक्ट में ज़्यादा होता है। कलेक्टर जो होता है ना उसका जो लेंथ होता है वो बड़ा होता है और एमिटर का जो लेंथ होता है वो छोटा होता है। तो इन अ ट्रांजिस्टर लेंथ ऑफ अ कलेक्टर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एमिटर। द राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी। ठीक है, एक ट्रांजिस्टर में जो कलेक्टर का जो लंबाई होता है वो एमिटर के से तुलना किया जाए तो वो बड़ा होता है। ठीक है, चलिए द राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, इन अ ट्रांजिस्टर लेंथ ऑफ कलेक्टर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एमिटर। लेट्स मूव इनटू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यह डायग्राम में देख लीजिए, ये एक ट्रांजिस्टर है, इसमें देख लीजिए तो ऊपर वाला ये एमिटर ई है, बीच वाला जो है ये बेस है और लास्ट वाला सी जो है वो कलेक्टर है। चलिए मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 इज लेंज लॉ इज अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। लेंज का नियम किसके संरक्षण पर आधारित है। ऑप्शन ए चार्ज ओनली,
ऑप्शन बी मोमेंटम ओनली, ऑप्शन सी इनर्जी ओनली और ऑप्शन डी इनर्जी एंड मोमेंटम। लेंज लॉ जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इनर्जी ओनली। लेंज लॉ इज अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ओनली। लेंज का नियम किसके संरक्षण पर आधारित है? तो लेंज का नियम एनर्जी के संरक्षण पर आधारित है। एनर्जी लेंज का नियम ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव इनटू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। आरएनए डिफर्स डीएनए फ्रॉम हैविंग। आरएनए डीएनए से किस बात में अलग होता है? ऑप्शन ए एडिनाइन, ऑप्शन बी ग्विनाइन, ऑप्शन सी थाइमिन और ऑप्शन डी यूरेसिल। द राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, आरएनए डिफर्स डीएनए फ्रॉम हैविंग यूरेसिल। ठीक है, चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12। विच टाइप ऑफ वेव्स आर यूज्ड इन सोनार? विच टाइप ऑफ वेव्स आर यूज्ड इन सोनार? सोनार में किस प्रकार की तरंगों का उपयोग किया जाता है? सोनार में किस प्रकार की तरंगों का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए इंफ्रासोनिक वेव्स, ऑप्शन बी अल्ट्रासोनिक वेव्स, ऑप्शन सी रेडियो वेव्स और ऑप्शन डी गामा रेज। So the right answer of question number 12 will be option B, ultrasonic waves. Ultrasonic waves are used in sonar. ठीक है, और आप लोगों को सोनार का फुल फॉर्म बताना है, या मैं बता ही देता हूँ कि साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। चलिए मूव करते हैं अपने, यहाँ पे ये इमेज में देख लीजिए कि जो सोनार लगा हुआ है वो कैसे डिटेक्ट करता है। तो ये ये जो सोनार है ये अल्ट्रासोनिक वेव्स को देखिए, ये नीचे की तरफ जा रहा है सी फ्लोर पे। ठीक है, और ये फिर वापस ऊपर की तरफ रिटर्न कर रहा है ई को। चलिए इसको देख लीजिए, इसको देख लीजिएगा। हम पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेविएटेड बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड? विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेविएटेड बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड? निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत क्षेत्र द्वारा विचलित किया जा सकता है? ऑप्शन ए अल्फा रेज, ऑप्शन बी गामा रेज, ऑप्शन सी एक्स रेज और ऑप्शन डी न्यूट्रॉन। जिस राइट आंसर हो जाएगा इसका वो हो जाएगा ऑप्शन ए अल्फा रेज। अल्फा रेज इज डेविएटेड बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताना है कि इन चारों में से अल्फा रेज, गामा रेज और एक्स रेज और न्यूट्रॉन, इन सब में से भेदन क्षमता कौन सा रे का सबसे ज़्यादा होता है? ठीक है, इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना है कि अल्फा रेज, गामा रेज और एक्स रेज और न्यूट्रॉन में भेदन क्षमता किसका सबसे ज़्यादा होता है। चलिए पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14। वाई इज इट ईजियर टू स्विम इन सी वाटर? वाई इज इट ईजियर टू स्विम इन सी वाटर? समुद्र के पानी में तैरना आसान क्यों होता है? ऑप्शन ए एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज हाईएस्ट एट द सी, ऑप्शन बी सी वाटर कंटेन्स सॉल्ट, ऑप्शन सी डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज हायर देन द ऑर्डिनरी वाटर और ऑप्शन डी डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज लोअर देन द ऑर्डिनरी वाटर। ऐसा लग रहा है ना कि सारे ही ऑप्शन काफ़ी क्लोज हैं। सो व्हाई इज इट ईजियर टू स्विम इन सी वाटर? समुद्र के पानी में तैरना आसान क्यों होता है? बिकॉज
डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज हायर देन द ऑर्डिनरी वाटर. So the right answer will be option C. Why is it easier to swim in sea water? It is easier to swim in sea water because density of sea water is higher than the ordinary water. Okay, so the right answer of question number 14 will be option C. Now let's move into, देखिए यहाँ पे इमेज में ये कितना आराम से स्विम कर रहा है, लेटा हुआ है, डूब ही नहीं रहा है. क्यों? क्योंकि सी वाटर में क्या है, जो डेंसिटी है सी वाटर का वो एक नॉर्मल ऑर्डिनरी वाटर से ज़्यादा होता है. अगर यहीं पे ये ऑर्डिनरी वाटर रहता तो ये अभी तक डूब चुका होता, मगर ये जो सी वाटर में है तो ये अभी तक डूब नहीं रहा है, ऊपर में तैर रहा है और आराम से पेपर पढ़ रहा है. क्योंकि और इसको कहीं जगह नहीं मिला है पेपर पढ़ने का. बोला कि पढ़ेंगे तो ये इसी पानी में डूब के ही पढ़ेंगे. बड़े लोग. चलिए मूव करते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 15. Question number 15 is, when the light is passed through a prism, the color which deviates least is. जब प्रकाश को एक प्रिज्म से गुजारा जाता है तो सबसे कम विचलित होने वाला प्रकाश होता है. ऑप्शन ए रेड, ऑप्शन बी वॉयलेट, ऑप्शन सी ग्रीन और ऑप्शन डी ब्लू. So the right answer of question number 15 will be option A, red. When the light is passed through a prism, the color which deviates least is color red. जब प्रकाश को एक प्रिज्म से गुजारा जाता है तो सबसे कम विचलित होने वाला प्रकाश होता है लाल. ठीक है, इसलिए लाल का प्रयोग रेलवे स्टेशन में आप देखे होंगे किया जाता है. अगर वॉयलेट का किया जाएगा तो वो दूर से उतना आपको क्लियर दिखेगा भी नहीं. और ये क्या हो जाएगा कि ये आपको कलर जो है वो डेविएट सबसे ज़्यादा करेगा, और रेड जो है बहुत कम डेविएट करता है, इसलिए रेड कलर को यूज़ किया जाता है रेलवे स्टेशन में या कोई भी चीज़ को मार्क करने में जहाँ पे आपको चेतावनी देना हो या बताना हो. तो व्हेन द लाइट इज पास थ्रू अ प्रिज्म द कलर विच डेविएट्स लीस्ट इज द कलर रेड. सो द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 15 विल बी ऑप्शन ए, रेड. नाउ लेट्स मूव इनटू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 16. हु इज द फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी? इम्यूनोलॉजी के जनक कौन हैं? ऑप्शन ए रॉबर्ट कोच, ऑप्शन बी लुइस पास्चर, ऑप्शन सी एडवर्ड जेनर और ऑप्शन डी लैंस स्टेनर. द फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी इज एडवर्ड जेनर. द राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी. इम्यूनोलॉजी के जनक कौन है? इम्यूनोलॉजी के जनक एडवर्ड जेनर हैं. द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 16 विल बी ऑप्शन सी, एडवर्ड जेनर. Now let's move into our next question. Question number 17. Question number 17 is, which one of the following is the natural polymer? निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? ऑप्शन ए नायलॉन, ऑप्शन बी सेलुलोज, ऑप्शन सी पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है पीवीसी, और ऑप्शन डी टेफ्लॉन. द राइट आंसर विल बी ऑप्शन B, cellulose. Cellulose is the natural polymer. निम्नलिखित में से सेलुलोज प्राकृतिक बहुलक है. ये देखिए यहाँ चार्ट में आपको लिखा हुआ है पॉलीमर. नेचुरल पॉलीमर कौन कौन सा है? तो सेलुलोज है, उसमें पैक्टिन स्टार्च चिटिन आ जाता है,
और जो सिंथेटिक पॉलीमर्स है इसमें कौन कौन है, तो पॉलिस्टर है, पॉलीयूरेथेन्स है, पॉलीअमाइड्स है, पॉलीथीन है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, ब्रास इज एन एलॉय ऑफ, पीतल किसका मिश्र धातु है? ऑप्शन ए कॉपर एंड जिंक, ऑप्शन बी कॉपर एंड टिन, ऑप्शन सी आयरन एंड जिंक, और ऑप्शन डी कॉपर एंड आयरन। द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 18 विल बी, पीतल किसका मिश्र धातु है? तो पीतल कॉपर एंड जिंक का मिश्र धातु है। ठीक है, ब्रास इज अ बाइनरी अलॉय मेड ऑफ जिंक एंड कॉपर। ठीक है, अगर यहीं पे ब्रॉन्ज कर दें तो ब्रॉन्ज किसका, ब्रॉन्ज कांस्य, इंग्लिश में ब्रॉन्ज और ब्रॉन्ज और हिंदी में कांस्य। तो ये ब्रॉन्ज इज एन अलॉय ऑफ, और कांस्य किसका मिश्र धातु है? अगर ये क्वेश्चन रहे तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कॉपर एंड टिन। ब्रॉन्ज जो है वो कॉपर एंड टिन का अलॉय है, कांस्य जो है वो कॉपर और टिन का मिश्र धातु है। याद रखिएगा, इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है क्योंकि दोनों बी से ब्रास, बी से ब्रॉन्ज। बस ये डिफरेंस है कि बी से ब्रास में जेड नहीं आता, मगर जेड इसमें कॉपर के साथ लगता है, और ब्रॉन्ज में जेड आता है मगर इसके साथ जेड नहीं लगता, इसके साथ कॉपर और टिन लगता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। सो द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 18 विल बी ऑप्शन बी कॉपर एंड टिन, कॉपर एंड जिंक, और ब्रॉन्ज पूछा जाए तो कॉपर एंड टिन। ठीक है, नाउ लेट्स मूव इनटू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ साल अमोनियक? साल अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए NH4Cl, ऑप्शन बी Na2B4, ऑप्शन सी NH4Br, और ऑप्शन डी Na2Br3। जो साल अल्मोनियक है ना, इसका जो केमिकल फार्मूला होता है वो होता है ऑप्शन ए NH4Cl। ठीक है, सो याद रखिएगा, द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 19 विल बी ऑप्शन ए, द केमिकल फार्मूला ऑफ साल अमोनियक इज NH4Cl। Now let's move into our next question. Question number 20. The unit of which physical quantity is not Pascal? The unit of which physical quantity is not Pascal? किस भौतिक राशि का इकाई पास्कल नहीं है? किस भौतिक राशि की इकाई पास्कल नहीं है? ऑप्शन ए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ऑप्शन बी प्रेशर, ऑप्शन सी स्ट्रेस, और ऑप्शन डी यंग्स मॉड्यूलस। द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 20 विल बी ऑप्शन ए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इसका जो फिजिकल क्वांटिटी वो पास्कल नहीं होता है, पास्कल नहीं है। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इसका भौतिक राशि का इकाई पास्कल नहीं होता है। बाकी जो आप प्रेशर स्ट्रेस यंग्स मॉड्यूलस देख रहे हैं, ये तीनों का जो फिजिकल क्वांटिटी है वो पास्कल होता है। प्रेशर स्ट्रेस यंग्स मॉड्यूलस, इन तीनों का जो भौतिक राशि इकाई है ये पास्कल होता है, मगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का भौतिक इकाई पास्कल नहीं होता है। ठीक है, तो गाइस ये जो 20 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे जो रेलवे में पूछे गए थे, रेलवे, RPF, ALP, टेक्नीशियन, ग्रुप डी, NTPC, वो सब यहाँ पे मैंने कराया। अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसको मैं आगे आपको कराऊंगा। सो ऐसे ही इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने के लिए सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल को, लर्न गुरु आशीष को। और अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप एक लाइक ज़रूर कर दें। ठीक है गाइस, तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल लर्न गुरु आशीष को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अपने अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऐसे ही ढेर सारा प्यार दीजिए हमारे चैनल को और सपोर्ट करिए। टिल देन, गुड बाय।